Yes, good afternoon. So yesterday we started with AS5 जो 5 चीज़ें कवर करता है. फर्स्ट इज़ नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड. और एएस की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी पीरियड का जब आप प्रॉफिट निकालोगे उस पीरियड की सारी इनकम एक्सपेंस पहले कहाँ जाएगी, पीएनएल में. उसके बाद जिस रिजर्व में भेजना हो भेज दीजिएगा. एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई एएस की रिक्वायरमेंट हो कि कोई इनकम एक्सपेंस सीधा रिजर्व में एडजस्ट होगी तो वो कर सकते हैं. सेकेंड, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और उन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसका बिजनेस से दूर दूर तक कोई कोरिलेशन नहीं है, यू नेवर एक्सपेक्ट ऐसा कुछ होगा, एक बार हो भी गया, यू नेवर एक्सपेक्ट रीअकर होगा. और एग्जाम्पल एएस ने क्या दिए, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एक्सेट्रा, मीन्स जिनका बिजनेस से ऑल टुगेदर कोई कोरिलेशन नहीं है. हाँ, जस्ट बिकॉज कोई एक्टिविटी कभी कभार होती है डज नॉट मेक्स इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है वो ऑर्डिनरी ही कहलाएगी. देन एएस सेज कुछ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का नेचर, साइज, इंसिडेंस थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसको पीएनएल में क्या करो, अलग से बता दो. कुछ एग्जांपल्स थे, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी, लिटिगेशन सेटलमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ लॉ. तो इनको आप क्या कर सकते हो, पीएनएल में अलग से ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं. अब अलग से बताने के दो मतलब होते हैं. एक तो आप प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर एक्सेप्शनल निकालो, फिर प्लस माइनस करो, या उसी पीएनएल के अंदर अलग से हेडिंग दिखा दीजिए कि एक्सेप्शनल आइटम है. देन वी डिस्कस अबाउट प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड के लिए दिमाग में क्लियर रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों की गलतियां, एरर, ओमिशन. जो पिछले साल भी गलती थी, बस पता इस साल चला है इसलिए एडजस्टमेंट इस साल कर रहे हैं. पिछले साल फैक्ट सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, इस साल फैक्ट सर्कमस्टांसेस चेंज होने के कारण अब आपको ट्रीटमेंट अलग करना पड़ रहा है. दैट इज़ नॉट प्रायर पीरियड आइटम. वो जनरली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में जाएगा कि भाई एस्टिमेट चेंज हो गए, पहले हमको लग रहा था ये होगा, अब लग रहा है ये होगा. चेंज इन एस्टिमेट हो सकता है, और जब वो चेंज इन एस्टिमेट है तो उसके कारण इस साल उसके पीएनएल में जो इम्पैक्ट आएगा वो इसी साल का खर्चा माना जाएगा, वो प्रायर पीरियड आइटम में नहीं आएगा. नाउ द लास्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़. अच्छा, कल चेंज इन एस्टीमेट भी डिस्कस कर लिया था कि अकाउंट्स में एस्टीमेट चेंज होते रहते हैं. नॉर्मली कोई डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मटेरियल चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ, उसका कितना इम्पैक्ट है, नहीं बता सकते तो वो फैक्ट लिख दीजिए. और एस्टीमेट चेंज होगा तो उसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा. और चेंज इन एस्टीमेट का जो अमाउंट है वो पीएनएल में अलग से नहीं आएगा. वो जो आपका रूटीन खर्चा जिस हेड में जा रहा था उसी हेड में उसका चेंज इन एस्टीमेट भी आएगा. जैसे कल एग्जांपल डिस्कस किया था, डेप्रीसिएशन एक्स्ट्रा लगा है, वो पीएनएल में कोई अलग से नहीं आएगा, इस साल के डेप्रीसिएशन के खर्चे में इंक्लूड होकर के रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. वैसे AS1 में भी अपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था, पर वहाँ पे सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट थी कि अगर पॉलिसी चेंज होती है तो प्रेजेंटेशन क्या करना है. ये दोनों मैटर कवर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिसी चेंज कब कर सकते हैं, एंड सेकंड इज अगर चेंज होता है तो उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है. तो देखिए, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड. पॉलिसी कब चेंज करनी चाहिए, ओनली इफ, हाँ, द अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाई स्टैट्यूट, लॉ, और फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो लॉ में कोई रिक्वायरमेंट आ गई, ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, तो ठीक है, हमारी पॉलिसी अगर अलग है तो चेंज करो. या कोई इंस्टीट्यूट का नया एएस आया, उस एएस में रिक्वायरमेंट आ गई ये पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए, तो उस केस में भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप एएस के हिसाब से पॉलिसी नहीं रखोगे तो ऑडिटर नहीं छोड़ेगा, वो क्वालिफिकेशन देगा, रिमार्क देगा. तो ये दो कारण तो एक हो गए. अब एक दूसरा कारण और है, बी पॉइंट, जिसके कारण आप कह सकते हैं सबको छूट दी गई है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट, मतलब एंटरप्राइज को ये लगता है दैट चेंज वुड रिजल्ट इन क्या, मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज. जहाँ कंपनी को लगता है कि अगर हम ये पुरानी पॉलिसी के बजाय नई पॉलिसी लगाएंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़्यादा एप्रोप्रिएट, ज़्यादा करेक्ट, ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट होगा, तो चेंज कर सकते हो. कुल मिला के ये हो गया कि आप मर्जी हो जब चेंज करो. बी पॉइंट, बस खाली ये प्रूव करना है कि नहीं, नई पॉलिसी
चेंज सर्कमस्टांसेस के कारण, रीसेंट सिचुएशन के कारण ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एविडेंट है, इससे ट्रू एंड फेयर व्यू ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, चेंज कर दो। बाकी एएस और स्टैट्यूट के कारण तो कंपल्शन हो गया, चेंज करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कभी मन आ गया तो आप इसका सहारा लेकर के चेंज कर सकते हो। In other words, an accounting policy should be consistently applied from period to period, unless a change becomes necessary or desirable on aforesaid ground. तो कुल मिला के 3 कारण हुए: लॉ, एएस, मैनेजमेंट की इच्छा। बी वाला पॉइंट आपको लगता है मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। इन दिस रिगार्ड द स्टैंडर्ड क्लैरिफाइज फॉलोइंग आर नॉट द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। पॉइंट ए, अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस अकाउंटिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। ओके, मतलब इस बार के जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हमको जो पॉलिसी फॉलो करनी है, पिछले सालों में जो ट्रांजैक्शंस थे उसके लिए जो पॉलिसी फॉलो करी थी, दोनों अलग अलग है। बट हम साथ में ये प्रूव कर दें कि ट्रांजैक्शंस ही अलग अलग तरह के हैं। दिखने में भले एक जैसा दिख रहा है, पर ये ट्रांजैक्शन का नेचर पिछली बार वाला और इस बार वाला क्या है, अलग अलग। तो जब आपने ये कह दिया ट्रांजैक्शन ही अलग अलग है, तो पॉलिसी तो डेफिनेटली क्या हो सकती है, अलग अलग। तो हम ये नहीं कहेंगे चेंज इन पॉलिसी है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम इंट्रोड्यूस करी, जबकि पहले क्या था, एडॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट। आप लोगों के ग्रेचुटी वगैरह का कुछ आइडिया है? 2 बार ग्रेचुटी, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। हाँ, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी नौकरी कम से कम ऐसी कंपनी में होनी चाहिए जिसमें ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो। ना तो ड्यूरिंग पीरियड मिलेगा, ना आफ्टर पीरियड मिलेगा। है जी? क्या? हाँ, वही कह रहा हूँ ना। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट क्या हर ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है क्या? सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो आप समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं था। ना माय क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है, तो क्या ग्रेचुटी दी जा सकती है क्या? मना थोड़ी है, दे सकते हो। तो अब मान लीजिए कंपनी ने अपनी इच्छा से किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दे दी, किसी को नहीं दी। क्यों? कि लॉ तो एप्लीकेबल नहीं है। भाई जिसको धक्के दे के निकाला उसको कुछ नहीं दिया, और जिसको आदर सत्कार के साथ घर भेजा उसके साथ ग्रेचुटी भी दे दी गई, लो, ठीक है। तो अब ऐसी ग्रेचुटी का, सुनेगा मेरा क्वेश्चन, क्या मैं प्रोविज़न हर साल बना सकता हूँ क्या? जो ग्रेचुटी मेरी इच्छा पर है, चाहूँ तो दूँ, चाहूँ तो नहीं दूँ, क्या मैं उसका पहले से प्रोविज़न बना सकता हूँ? आई कैन नॉट मेक। क्यों? कि देयर इज़ नो लाइबिलिटी। आप प्रोविज़न सिर्फ जो लाइबिलिटीज़ है, जिसमें आपका ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, उसका बना सकते हो। जो आपकी इच्छा पे मर्जी हो तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आपको उसका कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस मतलब हम जिस साल किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देंगे उस साल पेमेंट में डेबिट कर देंगे। दिस इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब 5 साल हुए, उसके बाद कंपनी पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया। एप्लीकेबल होने के बाद अब क्या होगा? हर एक को देना ज़रूरी है या अपनी इच्छा से चलेगा? अब तो हर एक को देना ज़रूरी है, और जब देना ज़रूरी है तो लाइबिलिटी अराइज हो ही गई। तो नाउ वी स्टार्ट मेकिंग प्रोविज़न। अब आप कहेंगे पॉलिसी चेंज हो गई। पहले ग्रेचुटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था? जितना पेमेंट किया पेमेंट में डेबिट कर दो। अब हमने क्या शुरू कर दिया? प्रोविज़न बनाना शुरू कर दिया। चाहे पेमेंट किया चाहे नहीं किया, पेमेंट जब होगा प्रोविज़न से एडजस्ट होगा। नाउ यू विल से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एएस कहता है नो, दिस इज़ नॉट अ चेंज। क्यों? कि पहले सालों में जो आप ग्रेचुटी दे रहे थे, आपने नाम जरूर उसका ग्रेचुटी दे रखा था, पर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाली नहीं थी, आपकी इच्छा वाली थी। अब जो ग्रेचुटी दे रहे हो वो कौन सी है? लीगल वाला है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाला है। नाम भले ही सेम है,
पर दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, दोनों के लॉ एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अब जो ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाना शुरू किया इट इज़ अ चेंज इन पॉलिसी, बिकॉज ऑल टुगेदर इट इज़ अ, आई विल से, अ न्यू ट्रांजैक्शन, और इसके लिए क्या है, न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट, adoption of new accounting policy for events transaction which did not occur previously, या पहले कभी हुआ तो इमेटीरियल था, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी में पहली बार ही हुआ तो आपने कहा इसके लिए पॉलिसी सेलेक्ट करो। आप कहेंगे पहले तो इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। भाई कोई चीज़ पहली बार अडॉप्ट करना चेंज थोड़ी है, कोई पहले से चल रहा और उसको चेंज करो तो वो क्या है, चेंज है। तो मान लीजिए आपने 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए, पहली बार फिक्स्ड एसेट खरीदी, 10 साल से कोई फिक्स्ड एसेट थी ही नहीं, तो आपने हमारे डेप्रिसिएशन की कोई पॉलिसी नहीं थी, अब आपने डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया तो इट इज़ नॉट चेंज इन पॉलिसी, न्यू ट्रांजैक्शन है, न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करी। अब इसी में एक और एग्जांपल सुनो, हमने पहली बार प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और आपने कहा ठीक है अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से। उसके 2-3 साल बाद आपने बिल्डिंग खरीदी और आपने कहा इस पर हम डिमिनिशिंग बैलेंस लगाएंगे, तो बिल्डिंग भी नई क्लास ऑफ एसेट हो गई। उसके लिए आपने फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे लगाना है फिर से सोचा, उसके लिए अलग पॉलिसी बनाई, तो वो भी चेंज इन पॉलिसी नहीं होगी, बिकॉज वो मटेरियली क्या हो गया, अलग हो गया, जो ऊपर वाला पॉइंट था। तो अंडरस्टैंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विच हैज़ हैपेंड, अगर हम ये कहते हैं पहली बार हुआ है या जो पहले होता था इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अलग है और उसके लिए अलग पॉलिसी है, वो चेंज इन पॉलिसी नहीं होगी। पर पहले भी वही ट्रांजैक्शन था, अब भी वही ट्रांजैक्शन है और उसके लिए अगर आप पॉलिसी चेंज करते हो तो वो किस में काउंट होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। हाँ, आगे की रामायण वही है जो अभी कल अपन एस्टिमेट के लिए पढ़ा। द इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच चेंज if material should be shown in financial statement of the period in which such change is made to reflect the effect of such change। हाँ जी, तो इम्पैक्ट बताना जरूरी है, कितना से इफेक्ट आया। when the effect of such change is not ascertainable, अगर नहीं बता सकते तो वही effect should be indicated। it is also required if a change is made in accounting policy which has no material effect on financial statement of current period, इस साल तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, but it is reasonably expected to have material effect in later periods, आने वाले सालों में उसका मेजर इम्पैक्ट आएगा, तो फैक्ट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। हाँ, ये वाली सारी रिक्वायरमेंट अपने AS1 में भी थी कि इस साल इम्पैक्ट आया, अमाउंट बताओ कितना इम्पैक्ट आया, नहीं बता सकते लिख दो नॉट पॉसिबल, आने वाले सालों में आएगा तो फैक्ट लिखो। मैंने याद हो तो एक एग्जांपल बताया, स्टॉक फीफो से वेटेड एवरेज पे आ गए तो आपको बताना पड़ेगा उससे इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और आप अगर हाथ खड़े कर दो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों कि मैनुअल अकाउंट्स है, कौन बैठ के वापस वैल्यू निकालेगा, तो फैक्ट लिख दो। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि फीफो से लीफो से दोनों ही ट्राई कर लिया, वैल्यू सेम आ गई, तो इस साल तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बट आने वाले सालों में तो आएगा। तो आने वाले सालों में आएगा तो उसका क्वान्टिफिकेशन नहीं देना है कितना आएगा, कि वो निकालो भी कहाँ से कि अगले साल स्टॉक कितना होगा, सिर्फ फैक्ट बताना है कि फ्यूचर ईयर्स में इसका इम्पैक्ट आएगा। और ये लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन पॉलिसी एंड चेंज इन एस्टीमेट। कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि पॉलिसी चेंज हुई कि एस्टीमेट चेंज हुआ, तो यस कहता है ठीक है चेंज इन एस्टीमेट मान लो। वैसे ही फ़र्क क्या पड़ता है, एस्टीमेट में भी यही रामायण लिखनी है, पॉलिसी में भी वही रामायण लिखनी है। हाँ चलिए क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसी चेंज, एस्टीमेट चेंज, EOI, POI और ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक्चुअल बैड डेट्स टर्निंग आउट टू बी मोर देन प्रोविजन। हाँ, एक्चुअल बैड डेट्स प्रोविजन से ज़्यादा हो गया, चेंज इन एस्टीमेट है क्योंकि हमने सोचा इतना पैसा डूबेगा, ज़्यादा डूब गया। Change from cost model to revaluation model for measurement of carrying amount of property, plant, equipments। वैसे ये ग्रुप 1 AS10 में आएगा, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। एक है कॉस्ट मॉडल का मतलब हम हमारी फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही करेंगे,
रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट पे करेंगे। तो ये दो पॉलिसीज़ है, आप किसको फॉलो करना चाहते हो। अब कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड है जी। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपेंस इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, ईओआई हो भी सकता है, नहीं भी हो। मान लीजिए पिछले साल अर्थक्वेक आया, अब जाके ग्रांट मिली, तो ग्रांट भी क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। क्यों नुकसान भी क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और अगर कोई ऑर्डनरी एक्टिविटी के लिए ग्रांट मिली थी, ग्रांट एक ऑर्डनरी एक्टिविटी खर्चा था, इस बार ग्रांट मिली, तो वो ऑर्डनरी भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के साथ साथ में और आंसर में लिख दीजिए ऑर्डिनरी एक्टिविटी। हाँ, ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंस लीज। हमने कोई एसेट ऑपरेटिंग लीज पे ली, पर हमने उसकी अकाउंटिंग फाइनेंस लीज से कर ली, तो ये तो गलत काम कर दिया, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट ही अलग अलग है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब नॉर्मल किराए पे एसेट ली, तो उसका तो सिर्फ किराया पेनल में आता है। फाइनेंस लीज का मतलब हमने उसको हायर परचेज मान लिया, उस एसेट को बुक्स में दिखा दिया, तो ये तो एरर ओमिशन हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी गलत हो गई ना, कि जो अकाउंटिंग करना था वो नहीं करके कुछ और कर दिया। प्रायर पीरियड आइटम। हाँ देखिए, आप कहेंगे इस प्रायर पीरियड आइटम क्यों होगा, जब AS5 के रेफरेंस में आंसर देंगे। AS5 के रेफरेंस में आंसर देने का मतलब, आप अगर ये कह दो कि मैंने इस साल एक एसेट लीज पे ली, पहले दिन ऑपरेटिंग कर दिया, अगले दिन सही कर दिया, तो फिर AS5 में काम क्या है उसका। AS5 का रोल पिछले सालों की गलतियां इस साल पता चले तभी काम आता है। तो इसलिए अगर ये इस तरह का एरर लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट AS5 के रेफरेंस में मैं क्या मानूंगा, ये एरर इस बार का नहीं, कब का है, पिछले सालों का, पता इस साल चला, प्रायर पीरियड आइटम। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। हम ऐसे ग्रुप 1 में वी हैव AS16 बोरोइंग कॉस्ट। तो वर्किंग कैपिटल लोन लिया और उस पर ब्याज लगा और हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो जनरली वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। मतलब गलती उस वक्त से थी, अब जाके गलती हुई, जब ट्रीटमेंट किया तभी गलत किया, प्रायर पीरियड आइटम। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ये कल ही आया था, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ लॉ। एक्सेप्शनल आइटम में देखो क्या क्या था, मिला उसमें एक्सेप्शनल के अंदर 5 एक चीज़ें थी ना। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में डैश करके लिख दो एक्सेप्शनल आइटम। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WDV। हाँ जी, तो सुनो भाई, AS10 फिक्स्ड एसेट्स वाला वो कहता है कि डेप्रिसिएशन लगाना पॉलिसी है, मेथड कोई भी लगा वो एस्टिमेट है, कि उसे कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता है ना। डेप्रिसिएशन तो आप लगा ही रहे हो, तो इसलिए अगर स्ट्रेट लाइन से WDV पे आए, इट इज़ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। हाँ, अब एक खास बात बताऊँ आपको, पुराना AS6 जो था, क्योंकि पहले 2 AS थे, AS6 डेप्रिसिएशन कवर करता था, AS10 फिक्स्ड एसेट कवर करता था। अब जो नया AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो दोनों एक साथ ही कवर करता है, क्या है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही। पुराने AS6 में चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसमें एक और रिक्वायरमेंट थी, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। मतलब आज 4 साल बाद आप स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग पे आ जाओ, तो पहले 4 साल का भी डेप्रिसिएशन वापस डिमिनिशिंग से रिकैलकुलेट करो, उसका डिफरेंस निकालो। तो अब नए AS10 ने वो सब रामायण खत्म कर दी। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस आप कोई पुराने पेपर देखना शुरू कर दो हमारे ज़माने के, ठीक है, और पता चला या कोई ऐसी किताब पुरानी उठा के ले आओ जो पुराने AS6 के हिसाब से हो, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, सर ने क्या पढ़ा दिया, मैंने नया वाला ही पढ़ाया है, ठीक है, पुराना वाला बता दिया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अप्लाइंग 10% डिप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ 15% ऑन फर्नीचर, है जी, ये चेंज इन एस्टिमेट। हाँ, पर अब ये देखिए क्या लिखा है, 10% लगा दिया इंस्टेड ऑफ 15%, मतलब कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई है, 15 दबाना था,
गलती से 10 लगा दिया प्रायर पीरियड आइटम। और एक है कि इस बार अब लगा फर्नीचर कम चलेगा, 10 से काम नहीं चलेगा, 15 लगाना पड़ेगा, तो चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, चेंज इन एस्टिमेट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स the nature and classification and disclosure requirements in statement of profit loss of an entity in following cases. Loss sustained as a result of enemy action. हाँ जी, वॉर शुरू हो गया, कोई मिसाइल आपकी दुकान पे आके गिर गई, हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। हाँ, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ बोनस, क्या हुआ, ध्यान से बैठो भैया। हाँ, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ बोनस है जी, भाई मिसाइल यहाँ से भी छूट सकती है कभी, ठीक है। हाँ, उसमें शारीरिक नुकसान कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ, ध्यान दो भाई। पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ बोनस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। As a result of settlement with workers in current year, arrears of bonus of earlier years, as a settlement was done in current year. हाँ, अब इसका आंसर पढ़ो आप लोग, ठीक है, फिर अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। बी पॉइंट, एज पर AS5, पेमेंट ऑफ एरियर्स और बोनस फॉर अर्लियर ईयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन करंट ईयर is an event in ordinary course and relates to normal activities of business. सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया ordinary है भाई। Separate disclosure of such item is required if the amount involved are material. P&L में अलग से बता दो अगर material है तो। अब आगे, it is not a prior period item. क्यों? क्योंकि settlement कब हुआ? इस साल। तो आपको पहले तो पता ही नहीं था, भले ही अपन ने अभी कल परसों अपने कल एक पॉइंट पे आया था, ए रिवीजन ऑफ सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, गवर्नमेंट का पे कमीशन आया, पिछले 10 साल की सैलरी एक्स्ट्रा दो। अब वो इस बार जाकर के फाइनलाइज हुआ है, पहले पता ही नहीं था, तो पहले हम कहाँ से चार्ज करते, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं, क्योंकि उस वक्त की हमारी कोई गलती ही नहीं थी। आज जाकर के नई फैक्ट सर्कमस्टांसेज अराइज हुई है, उसके कारण देना पड़ रहा है, इसलिए वो इसी साल का खर्चा माना जाएगा, वो प्रायर पीरियड नहीं होगा। Okay, so it is not a prior period item as it does not arise out of error omission in preparation of one or more prior periods. अब अगला पैराग्राफ, it could be a prior period item. हाँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना ये है कि AS में कभी कभी होता है ना कि आप कहेंगे कंफ्यूजिंग, ठीक है, बॉर्डर लाइन वाला सिचुएशन है, ऐसा भी हो, ऊपर भी आपको ध्यान हो तो 1-2 पॉइंट मैंने ऑब्लिक करके ऐड कराया, डिपेंडिंग ऑन रीजन कि किस रीजन से आप उसका आंसर देते हो। अब ये प्रायर पीरियड कैसे बनता है? क्वेश्चन ने कह दिया पुराने सालों का बोनस है, सेटलमेंट वर्कर से इस बार हुआ, सेटलमेंट इस बार हुआ, मतलब बातचीत पहले से चल रही हो। मान लीजिए पिछले साल से वो झगड़ा कर रहे थे कि इतने बोनस से काम नहीं चलेगा, ठीक है, 2000 नहीं, हमको तो 3000 चाहिए, आपने कहा 2000 ही देंगे। आप जाकर के सेटलमेंट हुआ 2500 पे। सुनिएगा ध्यान से, अगर पिछले साल बैलेंस शीट फाइनलाइज करते वक्त मालूम था कि वो 3 मांग रहे हैं, अपन 2 देने को तैयार हैं, तो कम से कम 2 का तो प्रोविजन बनाओ। फिर इस बार 2500 देना पड़ा, तो वो 500 किस में आएगा? वो 500 किस में जाएगा? प्रायर पीरियड आइटम में, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, चेंज इन एस्टिमेट में। चेंज इन एस्टिमेट ही तो है ना भाई, पहले सोचा था 2000 से काम हो जाएगा, अब 2500 लग गए, चेंज इन एस्टिमेट। तो अंडरस्टैंड, अगर नेगोशिएशन पिछले साल से चल रही थी तो आपको प्रोविजन कब बनाना चाहिए था? पिछले साल। और इस साल पेमेंट में जो फर्क आता चेंज इन एस्टिमेट में। पर मान लो पिछले साल से नेगोशिएशन चल रही थी और हमने पिछले साल 1 रुपए का भी प्रोविजन नहीं बनाया, और अब जाकर के पेमेंट हुआ और अब जाके पेनल में डालूंगा, फिर वो प्रायर पीरियड कहलाएगा। क्यों? कि आपकी गलती है, पिछले साल प्रोविजन बनाया क्यों नहीं, जब मालूम था कि देना पड़ेगा। एक तो हमको पिछले साल पता ही नहीं था देना पड़ेगा, एकदम से इस बार वर्कर आए कि हमने सुना पड़ोस वाली फैक्ट्री ने बोनस दिया, आपको भी देना पड़ेगा। आपने कहा हमने आज तक कभी नहीं दिया, तो इसलिए आज तक प्रोविजन नहीं बनाया, तो फिर प्रायर पीरियड नहीं है, इसी साल का खर्चा है। पर अगर पहले से पता था
प्रोविजन नहीं बनाया और अब जाके दे रहे हो, प्रायर पीरियड आ जाएगा. ओके, so it could be a prior period if management could have foreseen the possibility of bonus liability in previous year and yet decided not to make a provision. मतलब पहले से फोर्सी किया था देना पड़ेगा बट फिर भी प्रोविजन नहीं बनाया, तो ये प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगा. In other words, if possibility of bonus was highly probable based on circumstances existing in previous year, yet management decided not to make provision, तो फिर इसको प्रायर पीरियड में दिखाना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा देखिए, मान लो 2,500 बोनस दिया, पार्ट ए का जो फर्स्ट पैराग्राफ है तो भी 2,500 पीएनएल में आएगा, बी में भी 2,500 पीएनएल में आएगा. फ़र्क क्या पड़ेगा? एक में नॉर्मल एक्सपेंस की तरह आएगा, एक में प्रायर पीरियड के नाम से आएगा. फ़र्क पड़ता है क्या इससे शेयर होल्डर्स को? नेट प्रॉफिट तो वही रहेगा. प्रेजेंटेशन चेंज हुआ, इन्वेस्टर्स को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? एक तो आप लिखो इस साल के खर्चे के साथ और एक लिखो प्रायर पीरियड आइटम. इन्वेस्टर पे फ़र्क पड़ता है कि ये कंपनी रिलायबल नहीं है, इतनी गलतियां करती है बैलेंस शीट्स बनाने में. आप क्या मालूम इस बार का पीएनएल सही होगा कि नहीं होगा. अंडरस्टैंड, रिलायबिलिटी जो होती है ना, अगर आपके पीएनएल में हर साल प्रायर पीरियड आइटम आता हो और एक दूसरी कंपनी है जिसमें प्रायर पीरियड आइटम कभी नहीं आता हो, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जिसमें प्रायर पीरियड नहीं आता हो. क्योंकि जिसमें प्रायर पीरियड आ रहे हैं इसका मतलब ठीक है वो फर्जीवाड़े वहाँ ज़्यादा होने के चांस है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स पे इम्पैक्ट आता है. एंड दैट इज़ वाई इम्पोर्टेंस ऑफ एएस इज़ देयर. कौन सी चीज़ को कहाँ लिखना है, अमाउंट से भले ही आप कहेंगे नेट प्रॉफिट वही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? नेट प्रॉफिट से लेना देना नहीं है. द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस चेंजेस. ठीक है, प्रेजेंटेशन हैज़ एन इम्पैक्ट. अपन AS 11 ग्रुप 1 में फॉरेन करेंसी वाली बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया ही था ओवरऑल नेट प्रॉफिट तो वही रहता है, पर ईयर बाय ईयर एज वेल एज पीएनएल में सेल्स में कितना जाएगा और फाइनेंशियल वो फॉरेन एक्सचेंज गेन में कितना जाएगा, वो भी तो क्लासिफिकेशन चेंज होता है. सो दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन अराइजेस. थर्ड क्वेश्चन, कंपनी फाइंड्स स्टॉक शीट ऑन March 18 had included twice an item the cost of which was 55,000. पिछले साल गोडाउन में गए, लिस्ट बनाई. होता है लिस्ट बनाते बनाते एक ही प्रोडक्ट को 2 बार लिख दिया और उसकी कॉस्ट भी 2 बार जोड़ दी, और अब जाके पता चला प्रायर पीरियड आइटम है बिकॉज पिछले साल की गलतियां हैं. इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत था, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी इस बार? एंट्री पूछ रहा हूँ. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक. अपना सुनो, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था तो इस बार का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, उसको कम करना है. एंट्री क्या होगी? P&L एडजस्टमेंट टू ओपनिंग स्टॉक. आप कहें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क वही तो बात है ना, प्रेजेंटेशन पे पड़ता है. एक तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखते 10 लाख, अब आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 9,45,000, फिर लिखोगे प्रायर पीरियड आइटम 55,000, टोटल 10 लाख ही है, पर प्रेजेंटेशन चेंज हुआ. ओपनिंग स्टॉक में से 55,000 माइनस होगा और पीएनएल में किस नाम से आएगा? प्रायर पीरियड आइटम के नाम से. नेक्स्ट, इन द प्रीवियस ईयर वाई लिमिटेड हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑन अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पर 10% प्रोविजन बना दिया, ये मानते हुए घाटा होने वाला है. The actual loss on completion of contract in subsequent year was 11%. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, लॉस 10 के बजाय 11% हो गया. चेंज इन एस्टिमेट. द मैनेजमेंट एडजस्टेड द डिफरेंस इन प्रीवियस ईयर अकाउंट्स. हाँ, ये तो एकदम ही नया तरीका लेके आए. इन्होंने कहा प्रीवियस ईयर के पीएनएल अकाउंट को लाओ भाई, रबड़ पेंसिल लाओ, वो मिटा के सही कर दिया. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. प्रायर पीरियड होता तो भी इस साल ही आता, और ये तो प्रायर पीरियड है भी नहीं, चेंज इन एस्टिमेट है. तो चेंज इन एस्टिमेट है तो इस साल के पीएनएल में इस साल के खर्चे के नाम से आएगा. ये भी नहीं हम कहेंगे अरे पिछले साल की गलतियां थोड़ी है भाई, ये इसी साल का खर्चा है. ठीक है, बोलो.
हाँ वो यही था, प्रोविज़न फॉर टैक्स। आगे जाकर के पता चला असेसमेंट में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा, कम देना पड़ा, तो अपन जो इंक्रीज डिक्रीज था वो भी इस साल के पेनल में किस में डालते थे? करंट टैक्स में डालते थे। वी नेवर शोन इट एज प्रायर पीरियड। हाँ, अब आपको इसी में एक एग्जाम्पल, पिछले साल प्रोविज़न बनाना ही भूल गया और अब जाके टैक्स देना पड़ा। टैक्स तो वैसे भी देना ही था, अब वो खर्चा इस साल के पेनल में जाएगा, वो प्रायर पीरियड आइटम है। क्यों? बनाना भूल गए थे। क्लियर? पिछले साल टैक्स लगता ही नहीं था, बनाया ही नहीं। इस बार गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ चेंज कर दिया और कह दिया पिछले सालों का भी टैक्स लाओ। हाँ जी, वो प्रायर पीरियड नहीं है, इसी साल का खर्चा है, एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, देयर वाज अ मेजर थेफ्ट ऑफ स्टोर्स वैल्यूड एट 10 lakhs इन प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल स्टॉक 10 लाख का चोरी हुआ, विच वॉज डिटेक्टेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल जाके पता चला। प्रायर पीरियड आइटम क्या आएगा पीनल में? चलो इसका आंसर पढ़ो और फिर समझाओ मेरे को क्या कह रहा है ये। हाँ आंसर पढ़ के समझाओ क्या कह रहा है ये, रिवर्स ना हो। आज आप समझाओगे, मैं सुनूंगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। नहीं, पीछे वाले भी बोल सकता है, कोई मना नहीं है। आपस में नहीं, मेरे से भी बोल सकता है, यूँ कह रहा हूँ। हाँ, क्या मीनिंग, क्या समझ में आए? 2 पैराग्राफ है ना। चलिए आप तो ये बताइए, अगर ये चोरी का पता पिछले साल चल जाता तो क्या करते आप? क्लोजिंग स्टॉक में से कम करते। क्लोजिंग स्टॉक वैसे निकालते कैसे? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कैसे होता है? अरे बोलो भाई। फिजिकल वेरिफिकेशन, गोडाउन में जाओगे, लिस्ट बनाओगे, उसमें चोरी वाला माल भी जोड़ोगे, फिर वापस घटाओगे। वो तो होगा ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या लेस करना है? मैं जो पूछ रहा हूँ, आप ना जवाब ये है ना, क्लोजिंग में से माइनस कर देते। पिछले साल ही पता चल जाता तो पिछले साल पता चलता ना, क्लोजिंग में से माइनस नहीं करते, परचेज में से माइनस करते। आज तक यही करते आए हो मेरे ख्याल से। तो आप ऐसा क्यों समझते हो कि जो आज तक करता है वो तो सब गलत ही किया था? ठीक है, तो अगर आपको पिछले साल पता चल जाता, लॉस बाय थेफ्ट माइनस करते। मान लीजिए 100 lakhs का परचेज था, 10 लाख की चोरी हुई थी, तो 90 लाख लिखते। क्लोजिंग स्टॉक सपोज सही वाला 50 लाख था, सेल्स वॉज से 100 lakhs, तो आपका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का 60 lakhs। ओके, अगर पिछले साल ही पता चल जाता और फिर पिनल अकाउंट में, सॉरी ये जीपी हुआ, फिर लॉस बाय थेफ्ट आता 10, नेट प्रॉफिट 50 बराबर। ये तो अगर पिछले साल मुझे पता चल जाता, तो पिछले साल पता नहीं चला तो परचेज कितना लिखा होगा? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन से स्टॉक तो 50 का 50 ही रहेगा ना। अब क्या हुआ बताओ भाई, क्या नेट प्रॉफिट पिछले साल का गलत है क्या? नेट प्रॉफिट सेम ही रहता। मतलब देखिए, गुड्स चोरी हो गया, आपको पता चले चाहे नहीं चले, नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट प्रेजेंटेशन चेंजेस। एक आप पिनल में लॉस बाय थेफ्ट लिखते और एक वो किस में चला जाएगा? मटेरियल कंज्यूम के अंदर, परचेज में ही रह जाएगा। हम आज तक जितनी बार भी आपने परचेज में से माइनस करके पिनल में लिखा है ना, मैंने पहले भी एक आध बार शायद बोला था, फाइनली नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जीपी वर्सेज एनपी देयर इज अ डिफरेंस। या अब अगर इस एएस के रेफरेंस में बात करना शुरू करूं, आप कहेंगे प्रेजेंटेशन चेंजेस। ठीक है, क्योंकि अब वो खर्चा परचेज में नहीं आकर के पिनल में अलग से आ रहा है, लॉस बाय थेफ्ट। अगेन इन्वेस्टर्स का ओपिनियन क्या होता है? चेंज होता है, बट नेट प्रॉफिट रिमेन्स सेम। अब पिछले साल हमको पता ही नहीं था, नेट प्रॉफिट 50 सीधा सीधा निकाल दिया वो सेकंड वाला, अब जाके पता चला। बताओ इस साल के पिनल में क्या करूं? क्या इस बार के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गलत है क्या? सॉरी, पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक गलत है क्या? तो इस बार का ओपनिंग गलत है क्या?
तो इस साल के पीरियड में कुछ करूँगा क्या? नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है नोट्स में कुछ भी रामायण लिख दो कि पिछले साल एक चोरी हुई थी, हमको उसको पीरियड में अलग बताना चाहिए था, वो पिछले साल के परचेज में ही रह गया, उसको अलग नहीं कर पाए क्योंकि पता नहीं चला। बाकी नेट प्रॉफिट पिछले साल का जो 50 लाख है वो आफ्टर लॉस बाय थेफ्ट ही है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बाद में जाके पता चलता है ना, उसके रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ एक और। फर्स्ट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोवाइड करना भूल गए और सेकेंड ईयर में उसका पेमेंट हो गया। थर्ड ईयर में जाके नींद खुली, करे फर्स्ट ईयर वाली गलती हो गई थी, अब बताओ क्या रेक्टिफिकेशन करूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेट ऑफ हो गया। अगर आपको और याद हो, मैंने कैश फ्लो में एक एग्जांपल लेके समझाया था, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का भी गलत, सेकेंड ईयर का भी गलत। अब जाके रेक्टिफिकेशन करना है तो फर्स्ट ईयर वाला नहीं करना है, सिर्फ आज जो स्टॉक है उसी को सही करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला तो पिछले साल इस साल सेट ऑफ हो गया। तो वैसे ही अब यहाँ पर भी अब वो सेट ऑफ अपने आप उसी साल हो गया, चाहे आप उसको लॉस अलग से लिखते चाहे नहीं लिखते, नेट प्रॉफिट वॉज सेम। अब सेकेंड पार्ट ये इसका, इस सॉल्यूशन का क्या कह रहा है, पिछले साल आप गोडाउन में गए ही नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन करने, ठीक है, मोदी जी ने सब बंद कर दिया था, कोविड आ गया है, सब घर पे ही रहो, तो मार्च से पहले ही हो गया था ना लॉकडाउन, तो 31 मार्च को स्टॉक कहाँ से लें। तो आपने कंप्यूटर खोला, उसी को पूछा बता भाई स्टॉक कितना है, सॉफ्टवेयर, तो उसने तो चोरी की एंट्री तो होती नहीं, ये तो है नहीं चोर जा रहा है तो सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दिया जाता है 10 लाख का ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें तो वो स्टॉक पूरा 60 लाख दिखा रहा था। अब सुनिएगा ध्यान से, तो अब हमने पिछले साल का जब ट्रेडिंग पैनल बनाया, हमको पता ही नहीं स्टॉक एक्चुअल में कम है, हमने तो 60 लाख लिख दिया। ओके, जीपी कितना हो गया 60, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट का पता ही नहीं था। अब इस साल जाके पता चला अरे 60 लाख का गुड्स तो है ही नहीं, 10 लाख का तो गायब हो चुका है। नाउ दिस इज अ प्राइवेट आइटम जिसका मेरे इस साल के पैनल पे इम्पैक्ट आएगा। पिछला क्वेश्चन था ना अभी वो 55,000 दो बार जोड़ दिया, यहाँ पे वो 10,000 जुड़ा हुआ है। अब इस साल के पैनल में मैं कहूँगा 60 लैक्स माइनस लॉस बाय थेफ्ट 10, ओपनिंग स्टॉक कितना करूँगा 50, और ये लॉस बाय थेफ्ट पैनल में आएगा एज प्रायर पीरियड आइटम। ओके, सो डिपेंड्स हमारा ओरिजिनल अकाउंटिंग क्या था, दैट विल डिफाइन कि हमको रेक्टिफिकेशन करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 6, हाँ, सेल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड फूड ग्रेन्स वर फिक्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने, होता है ना फूड ग्रेन्स में तो एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला। आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, गवर्नमेंट ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज द प्राइस, और वो भी कैसे, रेट्रोस्पेक्टिवली। कैन द कंपनी अकाउंट फॉर सच इनकम गेन। मान लीजिए कंपनी ये सब माल बेचती है, गवर्नमेंट ने कहा हमने आपसे खरीदा, बैक डेट से इसकी सेल प्राइस बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले जाओ भाई। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं है ना, क्यों बिजनेस ये थोड़ी एक भाई अर्थक्वेक आ गया इसलिए रेट बढ़ा दी, जो भी है आपके फूड ग्रेन्स है। अच्छा, गवर्नमेंट में ऐसा होता ही है कि इस साल जाकर के कहेंगे पिछले साल के भी 2 रुपये किलो किसान को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, तो अब वो इस हमारे रेवेन्यू ही है, नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। अब पॉइंट सिर्फ इतना सा है, इसको पिछले साल के पैनल में जोड़ दूं या इस साल के पैनल में लूं। AS4 लगाओ पहले, तो पहले AS4 भी लगा के ट्राई करना पड़ेगा ना आपको, ये थोड़ी एक बस एक AS ही लगाऊंगा। क्वेश्चन ने लिखा भी है ना, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बिफोर फाइनलाइजेशन, गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके रेट बढ़ा दी। एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है, अब वो भी सोचना पड़ेगा, दैट विल डिसाइड कौन से साल में जाएगा। हाँ जी, गवर्नमेंट ने रेट कब बढ़ाई, 31 मार्च के बाद, मतलब नॉन एडजस्टिंग, तो पिछले साल तो जाएगा नहीं, इस साल आएगा। अब इस साल आएगा क्या प्राइवेट हो गया क्या, पिछले साल गलती थोड़ी कर रहे हैं, इस साल का ही है, इसी साल की इनकम में आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों में कंपनी हैज लॉस्ट 4 हेलीकॉप्टर्स। आज ये सुबह एक गया, ONGC का कल एक
चॉपर क्रैश हो गया ना, 4 जने मर गए, अखबार में आया था आज। ओएनजीसी का जो बॉम्बे हाई पे जो ड्रिल है उनका, तो वहाँ पे जाने के लिए दे यूज हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो यहाँ 4 हेलीकॉप्टर है, वहाँ कल 1 हेलीकॉप्टर 4 जने थे, ठीक है। सिंस आफ्टर द क्रैश द मेंटेनेंस प्रोविजन क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव हेलीकॉप्टर्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब वो हेलीकॉप्टर ही नहीं रहे, तो क्वेश्चन कह रहा हमने उसका प्रोविजन बना रखा था रिपेयर मेंटेनेंस का, उसकी भी जरूरत नहीं है। इट इज रिटर्न बैक टू P&L अकाउंट एज प्रायर पीरियड आइटम। कंपनी ने वो प्रोविजन रिवर्स कर दिया और नाम दे दिया प्रायर पीरियड आइटम। तो हेलीकॉप्टर कोई पहले से थोड़ी क्रैश हुए थे, अभी क्रैश हुए हैं, प्रायर पीरियड नहीं है। अच्छा हाँ, मेरे को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनाई दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण नुकसान, हेलीकॉप्टर क्रैश होने का जो नुकसान, एक क्वेश्चन ने नहीं पूछा, मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये नहीं क्रैश तो होते ही है ना, 2-4 तो कभी कभी फिर तो आप कहेंगे अर्थ को कभी न कभी तो आना ही है, ठीक है। तो फिर तो हर चीज़ ऑर्डिनरी हो जाएगी, ओके। सो हाँ, तो आप कहेंगे कि रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ठीक है, वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि पिछले साल थोड़ी पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसी साल के पीरियड में चला जाएगा। और अमाउंट मटेरियल हो तो एक्सेप्शनल, याद हो तो एक्सेप्शनल में 5 पॉइंट में ये भी है, देखो रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन एंड चेंज इन प्रोविजन। चेंज इन प्रोविजन 10,000 से 4,000 किया, 10,000 से 15,000 किया, ये क्या है, चेंज इन प्रोविजन। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन इज चाहिए ही नहीं, खत्म करो इस प्रोविजन को, तो रिवर्सल इज एक्सेप्शनल। चेंज इन प्रोविजन इज चेंज इन एस्टिमेट, होता ही रहता है, पर रिवर्सल मतलब प्रोविजन बनाते थे, आप कह रहे हो चाहिए ही नहीं, तो दैट इज समथिंग एक्सेप्शनल। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एक्सेप्शनल। एट बैलेंस शीट डेट कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विद द यूनियन for revision of wages with 24 months retrospective effect, हाँ, which was not anticipated in previous year। यहाँ क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है, पहले से पता नहीं था, प्रायर पीरियड तो होगा ही नहीं, इसी साल का खर्चा होगा। दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 15 लाख पर एनम, तो 2 साल का 30 लाख। इज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, आप कह सकते हैं ठीक है, सिग्निफिकेंट है, डिस्क्लोजर अलग से कर सकते हैं, पर इसी साल का खर्चा है। नेक्स्ट, state your views on the following situation. X Limited, prior to receipt of their management consultant suggestion, had been valuing its stock consistently by adding factory overheads to prime cost. मैनेजमेंट कंसल्टेंट के सजेशन से पहले कंपनी क्या करती थी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ती थी, स्टॉक का वैल्यूएशन करती थी। द कंसल्टेंट हैज रिकमेंडेड अ बेटर प्रोसीजर विच वुड एंश्योर फेयर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। आप कंसल्टेंट ने कहा ऐसे ओवरहेड्स नहीं जोड़ते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, फिर क्या करो, जोड़ो, मतलब जो भी उन्होंने कोई अच्छा तरीका बताया। द कंपनी इंटेंड्स टू अडॉप्ट द न्यू बेसिस बट अनविलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ, क्या पॉलिसी चेंज हुई है क्या? ओवरहेड्स पहले भी जोड़ते थे, अब भी जोड़ते हैं, पहले एडॉक जोड़ते होंगे, अब कोई कैलकुलेशन से जोड़ते हैं, तो चेंज इन पॉलिसी नहीं है कि ओवरहेड जोड़ना और अब जाके आप कह दो जोड़ना ही बंद कर दिया, वहां आप कह सकते हो हमने पॉलिसी चेंज कर दी, पर जोड़ने का फॉर्मूला चेंज करना इज नॉट चेंज इन पॉलिसी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट, नो पेंसिल डाउन हो गई बराबर। सही क्या इवेंट्स
यस आवाज़ आ रही है भाई? चलिए, हाँ मतलब जवाब भी दे दो, इसका मतलब आ तो रही थी ना। Question number 10. Smart Company Limited created a reserve for doubtful debts by debiting P&L appropriation account. हाँ, इन्होंने कहा P&L appropriation से, हाँ नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. इन सब्सिक्वेंट ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व. हाँ मतलब ये नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए. देखिए कि P&L एप्रोप्रिएशन से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बनाया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिजर्व से एडजस्ट कर दिया. प्राइवेट पीरियड क्या है, पॉलिसी गलत है. सबसे पहले रिजर्व होता नहीं, प्रोविजन होता है, P&L में आना चाहिए अबव द लाइन, और अगले साल उसको उसे एडजस्ट करना भी गलत है. ठीक है. नेक्स्ट, वेदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक फंड्स होता है ना, डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट. ठीक है. या कोई और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका फंड बना है, तो किसी फंड का इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आया, क्रेडिट क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व शुड बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू रिजर्व अकाउंट. मतलब मैंने रिजर्व बनाया, सिंकिंग फंड, और उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया. अब उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की कमाई हुई, तो मैं उसको P&L में ले जाऊं या सीधा रिजर्व में डाल दूं? एएस कहता है सीधा रिजर्व में नहीं जाएगा, पहले P&L में, फिर आपको जहां ले जाना हो ले जाना. एक्सेप्शन सिर्फ रिक्वायरमेंट ऑफ अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. 12th, during the year 1819, a medium-sized manufacturing company wrote down its investment to NRV by 5 lakh. Is a separate disclosure necessary? हाँ जी, इन्वेंट्रीज को NRV पे राइट डाउन किया. एक्सेप्शनल आइटम, पहला पॉइंट क्या था? राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू NRV एंड रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन. ठीक है. Company signed an agreement with the employees union on 1st September for revision of wages with retrospective effect. हाँ वापस वही आ गया. आप कहेंगे retrospective effect से इस बार एग्रीमेंट हुआ है, इस साल का खर्चा है. ठीक है. अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट हो तो सेपरेट डिस्क्लोजर कर देंगे. बस